प्रकृति का रौद्र रूप, कई अनसुलझे सवालात, जवाब तलाशता इंसान। जाना तो ठीक, ना समझा तो चमत्कार। फिर अनजाने सच को दैवीय स्वरूप देता आध्यात्म। एक चुंबकीय आकर्षण, धरती पर स्वर्ग का आनंद। देवभूमि उत्तराखंड। शास्त्रों में देवभूमि के नाम से जाने जाने वाले उत्तराखंड राज्य से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं हूं संजय तिवारी। जी हां, आज बात उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की। यूँ तो ये विधानसभा बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, पर इसके कई सदस्यों को पिछली विधानसभाओं का अनुभव रहा है, क्योंकि जब इस राज्य का गठन नहीं हुआ था तो वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। तो आज बात की शुरुआत सबसे पहले राज्य के गठन और उसके स्वरूप की। पहले ये राज्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। राज्य की मांग करते हुए कई दर्जन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हजारों ने जेल की हवा खाई, पर आखिरकार मेहनत रंग लाई। 9 नवंबर सन 2000 को इस खूबसूरत राज्य का गठन कर दिया गया। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड देश के महज 1.69% हिस्से में सीमित है, मगर ऊंचाइयां सांस थाम लेने वाली हैं। नंदा देवी की चोटी 7,817 मीटर ऊंची है और ये देश की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में चीन और दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य हैं। 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले इस राज्य को खूबसूरती वरदान में मिली है। राज्य की आमदनी का मुख्य जरिया भी पर्यटन है, लिहाजा सड़कों का विकास किया जा रहा है। टूरिस्ट स्पोर्ट्स के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। पर्यटन उत्तराखंड की जीवन शैली को नियंत्रित करने वाला उद्योग है और इसके विकास के लिए राज्य विधानसभा कानूनी जामा तैयार करने में जुटी है। उत्तराखंड राज्य का गठन हुए 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। बावजूद इसके कई संस्थाओं के पास अपने खुद की इमारत तक नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा भी इनमें से एक है। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी का मसला सुलझना बाकी है। जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित समिति की सिफारिशों के बाद तय होना है कि राजधानी समतल पर मौजूद देहरादून हो या फिर राज्य के बीचों बीच पहाड़ी इलाका गैरसैंण। अधर में लटके इस मामले के चलते कई विभाग स्थायी इमारत की बाट जो रहे हैं, लिहाजा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा में तब्दील कर दिया गया है। वास्तुशिल्प के लिहाज से इमारत कुछ खास आकर्षण पैदा नहीं करती। अंदर घुसते ही लाल कालीन बिछे जीने नजर आते हैं, जो पहली मंजिल पर बने सदन की तरफ ले जाते हैं। इस सदन में 71 सदस्य बैठ सकते हैं। इसके 70 सदस्यों को जनता सीधे चुनकर भेजती है, जबकि एक आंग्लो भारतीय सदस्य मनोनीत किया जाता है। फरवरी 2007 में गठित राज्य की दूसरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 20, बहुजन समाज पार्टी के 8 और उत्तराखंड क्रांति दल के 3 विधायक हैं, जबकि 3 विधायक निर्दलीय हैं। राज्य विधानसभा की 15 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड विधानसभा जनतंत्र को मजबूत करने में जुटी है, ताकि सुदूर इलाकों तक विकास की धारा पहुंच सके।
राजनीति के माहिर लोगों से दो चार होने के लिए एक तेज तर्रार व्यक्तित्व की अपेक्षा हो सकती है, लेकिन इसके विपरीत उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर शांत स्वभाव के हैं और उनके राजनीतिक अनुभव के यहाँ सभी लोग कायल हैं। शायद यही वजह है कि वो विधानसभा का संचालन बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर समय के पाबंद हैं। उन्हें तय दिनचर्या में फेरबदल ज्यादा पसंद नहीं। हल्की चहलकदमी के बाद उनके दिन की सही शुरुआत अखबारों के साथ होती है। एक एक खबर पर पैनी नजर। रही सही कसर उनकी पत्नी पूरा करती हैं। अखबार की मेज पर चाय की चुस्कियों के साथ कुछ खबरें वो भी पढ़कर सुना देती हैं। सुबह का नाश्ता पूरे परिवार के साथ किया, फिर शुरू हुआ लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला। देहरादून से विधायक श्री कपूर को स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुनना होता है। अब बिजली क्या प्रश्न है? कब मानक बने थे बीपीएल कार्ड के और आज भी वर्षों पुराने मानक को चल रहे हैं, जबकि टोटल सिनेरियो में चेंज आ रहा है, तो जो लाइफ है वो बहुत कठिन हो गई है। इसी दौरान वो लोगों को चंद नुस्खे भी बता देते हैं ताकि लोग खुद मजबूत हो सकें। मैं तो ये कहूँगा कि जितनी महत्वपूर्ण भूमिका, जितनी सशक्त रूप से विपक्ष वाले आपकी बात कर सकते हैं, सत्ता पक्ष वाले उतने नहीं रख सकते। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और श्री कपूर निकल पड़े हैं विधानसभा के लिए। ऑफिस में सबसे पहले देवताओं को मनाया, फिर सदन में जाने से पहले कुछ विधायकों और अधिकारियों से गुफ्तगू कर ली। अब उन्हें सदन में पहुंचना है, लिहाजा कुछ कागजी कार्यवाही भी पहले से निपटा ली है। हल्के फुल्के हंगामे के बीच कार्यवाही शुरू हो चुकी है। उनका ये भी ध्येय होता है कि अधिक से अधिक समय मैं विपक्ष की बात सुनूं और जो जन समस्याएं हैं वो सदन के माध्यम से उनका समाधान हो। साथ ही साथ सत्ता पक्ष के लोगों को भी वे महत्व देते हैं, मगर जो नए विधायक आए हैं उनको ज़्यादा समय देते हैं ताकि वे कुछ सीखें। विधानसभा अध्यक्ष की पीठ पर बैठकर, सदस्य अध्यक्ष की पीठ पर जब वो बैठते हैं तो स्वाभाविक है कि वो एक ऐसा स्थान है जिसमें निष्पक्षता प्रथम बिंदु होता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसी उनसे अपेक्षा है, जितने वो एक अनुभवी और सीनियर सदस्य इस विधानसभा के हैं, वो निश्चित रूप से इस पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए निष्पक्ष तो वो रहेंगे ही। दोपहर लंच ब्रेक तक वो सदन से हिलने वाले नहीं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अध्यक्ष महोदय से करेंगे खास बातचीत और जानेंगे उनकी राय। साथ ही श्री कपूर की निजी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर डालेंगे एक नजर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की। विधानसभा अध्यक्ष का पद एक तराजू की तरह है, जिसके सामने सत्ता और विपक्ष के बीच में संतुलन कायम करने की चुनौती हर वक्त होती है। अध्यक्ष महोदय दोपहर के खाने के वक्त का इस्तेमाल लोगों से मिलने जुलने में करते हैं। इसी दौरान उन्होंने हमसे बातचीत की। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। स्वागत है कपूर साहब आपका इस खास मुलाकात में।
बहुत सारे सवालात हैं जो हम जानना चाहेंगे आपसे। शुरुआत करते हैं एक स्पीकर के लिए। एक स्पीकर का पद बहुत गरिमापूर्ण पद है। कैसा होना चाहिए स्पीकर? क्या खासियत होनी चाहिए कि एक विधायक के अंदर या एक सांसद के अंदर ताकि वो स्पीकर बन सके? पहली बात तो यह है कि स्पीकर सभी पक्षों को अपने साथ लेकर चलने में समर्थ हो, क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या किसी भी विधानसभा में या किसी भी सदन में एक से अधिक राजनीतिक दल होना लाजमी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का समन्वय बना रहे। मैं नहीं समझता कि ये मात्र इतना ही पर्याप्त है। विपक्ष अपनी बात कहे और सत्ता पक्ष उसका तर्कसंगत जवाब दे, और ये तभी संभव हो पाएगा कि जब हम दोनों पक्षों की बात सुने और उस पर दोनों का समन्वय आपस में बैठे और दोनों अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकें। दूसरी बात, स्पीकर मैं समझता हूँ कि थोड़ा संविधान की भी थोड़ी बहुत जानकारी रहनी चाहिए और साथ में जो नियम जिसके अंतर्गत सदन की कार्रवाई चलती है उसका भी ज्ञाता होना चाहिए। आपने बताया कि स्पीकर इस तरह से होना चाहिए, तो खुद को आप उस स्केल पर कहाँ पाते हैं? अभी मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ और ज़्यादा मैं कहूँ कि स्पीकर के रूप में बहुत कुछ अनुभव है मुझे, परंतु इतना ज़रूर है कि काफ़ी समय तक विधानसभा में रहने के साथ साथ मेरा ये प्रयास है कि मैं सभी पक्षों को भी साथ लेकर सबका विश्वास प्राप्त कर सकूं, सभी को साथ लेकर चल सकूं और निष्पक्ष रूप से एक सार्थक परिणाम निकलें, इसका मैं प्रयास करता हूं करने का। एक संतुलन का एक बड़ा सवाल जो स्पीकर के सामने हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि वो चुनाव लड़ता है, दलगत आधार पर चुनाव होते हैं, चुनाव जीत के आते हैं और उसके बाद उनसे वो स्पीकर बन जाते हैं, तो उनसे निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद की जाती है। एक तरफ उनको अपने कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट करना है, पार्टी की लाइन को भी देख के चलना है ताकि अगला चुनाव भी लड़ना है, उसमें भी चुनाव में उतरना है। उधर दूसरी तरफ निष्पक्ष व्यवहार का सवाल है, सदन की मर्यादा का सवाल है। इन दोनों स्थितियों के बीच में तालमेल बैठाना काफ़ी कठिन होता है। कैसे बैठा पाते हैं आप तालमेल? चुनौती ज़रूर है और आगे चुनाव भी लड़ना है, कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट करना है, तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई कठिनाई आती है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता भी ये उम्मीद करता है कि जिस व्यक्ति को हमने चुनकर भेजा है वो उनका प्रतिनिधित्व जो उससे उपेक्षा की गई है या उससे जो दायित्व सौंपा गया है वो ईमानदारी से, निष्ठा से और उससे जो उपेक्षा है उससे वो उसी तरह से निभाए। तो इसमें कटु निर्णय भी हो सकते हैं, मधुर निर्णय भी हो सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कार्यकर्ता को या आम जनता को या पार्टी को भी इससे हमारे स्पीकर से इससे अन्यथा कोई उम्मीद हो सकती है या कोई आशा या अपेक्षाएं रखता है। कुछ एक देशों में ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जो स्पीकर का पद है उसके खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है और वो निर्विरोध निर्वाचित होकर आता है और स्पीकर जब तक वो चाहे तब तक वो स्पीकर का पद धारण करता रहता है, अलग अलग टेन्योर में चुनाव लड़ के। क्या आपको नहीं लगता कि भारत में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि स्पीकर का जो चुनाव हो वो निर्विरोध हो? ये तो अपनी अपनी व्यवस्था है, अपने संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है और उसके अनुरूप अगर चयन हो रहा है या निर्वाचन हो रहा है तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी बहुत बड़ी इसमें कोई सुधार की आवश्यकता या बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अनावश्यक
रूप से भी या आवश्यक रूप से भी अगर किसी को ऐसे अधिकार दे दी जाए जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, तो उन अधिकारों का गलत उपयोग भी होता है। स्पीकर साहब, एक जो सदन में हंगामे की स्थिति का सवाल जो है काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। विपक्षी सदस्य जो हैं वो सोचते हैं कि हंगामा ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सुर्खियों में आएंगे। ऐसा सत्ता पक्ष के लोग सोचते हैं कि ये हंगामा ना करें और शांत रहें, सवालात ना करें। कुल मिला के जो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है जिसकी वजह से सदन नहीं चल पाता है। क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये स्पीकर के सामने हमेशा चुनौती रहती है। क्या हो ऐसा कि सदन का संचालन ठीक ढंग से हो, हंगामा ना हो? मेरा तो मानना ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हल्ला गुल्ला करने से विपक्ष का ही होता है, क्योंकि विपक्ष को एक अवसर मिलता है कि सरकार की खामियों को, सरकार की कमियों को उजागर करने का। उसके कभी कभी ये भी आरोप लगता है कि जो सरकारी पक्ष है, सरकार से प्रश्न जो उत्तर नहीं आते या उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचती है, सरकार उनकी बातों को ठीक जवाब नहीं देती, तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर ऐसी स्थिति में सदन की कार्रवाई बाधित हो। अध्यक्ष जी, आपको ऐसा लगता है कि किसी तरह के प्रशिक्षण दिए जाने की ज़रूरत है और ट्रेनिंग होनी चाहिए विधायकों की? जब दूसरे लोगों की ट्रेनिंग हो सकती है, कोई भी नौकरी में जाता है आदमी, उससे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, क्यों नहीं जो विधायक हैं या सांसद हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि उसमें क्योंकि क्लास लगे या कोई ऐसा प्रशिक्षण का तो नहीं होता, पर एक प्रबोधन कार्यक्रम हम ज़रूर रखते हैं जिसमें नए सदस्यों के लिए, जैसे कि नियमों की जानकारी माननीय सदस्यों को मिल सके, और उसमें हम विभिन्न विषयों पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुलाया भी जाता है, वो अपनी बात भी रखते हैं। और ये 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये प्रशिक्षण नहीं कहूँगा मैं, प्रबोधन कार्यक्रम हमने यहाँ अपनी विधानसभा में रखा था, विधानसभा के शुरुआत के दिनों में। और मैं समझता हूँ कि अनेक सदस्य उपस्थित भी है, रुचि भी ली उन्होंने, और माननीय सदस्यों को लाभ भी मिला। जो लोग बाहर से आए उन्होंने अपनी बात रखी। और आपका जो लोकसभा चैनल है उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसके साथ साथ जो एक चयन की प्रक्रिया भी लोकसभा ने अपनाई है कि अच्छा सांसद को पुरस्कृत किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर विभिन्न विधानसभाएं भी इसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और निश्चित रूप से उसका सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष हम इसी प्रकार से एक अच्छे विधायक का चयन कर सकें और उसे पुरस्कृत करें, ये हमारे मन में बात है, और मैं समझता हूँ कि इससे उसका लाभ भी मिलेगा। अच्छा अध्यक्ष जी, अगर बात उन क्षणों की जाए, कोई ऐसा क्षण जब आपने अपने आप को मुश्किलों में घिरा पाया हो, जब आप स्पीकर, एज ए स्पीकर आप काम कर रहे हो, और कैसे आप उनसे बाहर निकल कर आए, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? अभी तो शुरुआत है, अभी तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता, परंतु हाँ 1-2 अवसर हमारे सामने ज़रूर आए। कभी कभी सत्ता पक्ष के मंत्री लोग भी ये कहते हैं कि नौकरशाही निरंकुश हो गई है, तो उस पर अंकुश भी लगाने के लिए सदन की सकारात्मक उत्तर माननीय सदस्यों के प्रश्नों के दें, तो इसमें भी हम सुनिश्चित करेंगे। और कहीं सरकार की तरफ से उत्तर सही नहीं आता तो इसके लिए भी उपाय हैं, या तो उसे स्थगित कर दिया जाए या सरकार से अगले दिन के लिए तैयारी करके आने के लिए कहा जाए। तो मैं समझता हूँ ये भी, क्योंकि ये भी किसी विभाग के लिए, कि किसी मंत्री के लिए या किसी विभाग के लिए ये भी बहुत बड़ी एक तरह से दंड है कि उनके द्वारा दिया गया प्रश्न स्थगित किया जाता है जी। तो हर तरफ से प्यार से भी और थोड़ा सा सख्ती से भी प्रयास किया जाएगा, जिससे कि सदन ठीक प्रकार से चले और हम एक जो हमारे से अपेक्षा की जाती है विधानसभा से, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, सबसे मजबूत मंच है, बहुत सबसे सकारात्मक परिणाम जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम प्रभावशाली बना सकें।
ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जी कपूर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बातचीत की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरवंश कपूर जी, जो लगातार इन कोशिशों में जुटे हुए हैं ताकि सदन का जो कार्यवाही है उसका संचालन ठीक ढंग से हो सके। श्री हरवंश कपूर विधानसभा के अनुभवी विधायकों में से एक हैं, लिहाजा उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भान है। अध्यक्ष होने पर वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अध्यक्ष जी के माध्यम से इससे पहले एक अपना एक प्रशिक्षण शिविर टाइप का हुआ था और उन्होंने रखा था और हमें बहुत अच्छा लगा, और वो बात मैंने वहाँ सराही भी थी और मैंने खड़े होकर कहा था कि इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, इस प्रकार के जो प्रशिक्षण हैं, ये होने भी चाहिए। कि देखिए, आज मैं ये बात मानकर चलता हूँ, आज आदमी कितना बड़ा बन जाए, कितना बड़ा हो जाए, वो मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन आज भी उसको आवश्यकता पड़ती है कुछ न कुछ सीखने की। विधानसभा सत्र ना हो या स्थगित हो जाए तो बचा समय सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए निश्चित कर लिया जाता है। अभी उन्होंने तय किया है कि मेधावी बच्चों के एक कार्यक्रम में शामिल होने वो ऋषिकेश जाएंगे। इस दौरान घर आने वाले लोगों को निराशा हाथ ना लगे, इसका ख्याल उनकी पत्नी रखती हैं। किसी की कोई छोटी समस्या भी होती है तो कई बार तो हम इनको बताते भी नहीं, अपना आप ही उस संबंधित अधिकारी किससे बात कर ली और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई हुई तो पूरा डिटेल बना के रख लिया, इनको दिखा दे भाई ये लोग आए थे और इनकी ये बात करनी है। तो कोई भी आता है जैसे तो पहले मेरे को पूरी डिटेल बताएगा, इतना समय नहीं होता कपूर साहब को कि छोटी छोटी बातें उनकी सुने, तो मेरे को पूरी डिटेल बता जाएंगे, फिर मैं इनको उसको शॉर्ट में बता के कि इसकी ये चीज़ है और आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा उस अधिकारी को बात करके। हरवंश कपूर भी अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं। चुनाव का समय चल रहा था तो उसे गोद में लेकर मिसेज जिस तरह से जनसंपर्क में जाती थी, तो उसके बाद निरंतर इनका भी पूरा सहयोग रहा और मैं समझता हूँ कि आज जहाँ पर उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। 4 बार विधायक रह चुके हरवंश कपूर उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके श्री कपूर के चेहरे पर अब संतुष्टि के भाव को पढ़ा जा सकता है। इतना जरूर लगता है कि जो जिम्मेवारी या जो दायित्व हमारे से जो दिया गया उसे हमने निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास किया और उसका हमें लाभ भी मिला, तो इसी में अपने आप में संतोष लगता है और शांति भी मिलती है एक तरह से। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, कोई नहीं बात। देर शाम अपने कार्यक्रमों से निपटकर विधानसभा अध्यक्ष घर पहुंचते हैं। यहां परिवार के साथ कुछ निजी क्षणों के बाद फिर पढ़ने लिखने में जुट जाते हैं। ये सिलसिला देर रात तक चलता रहता है। रात के 11 बज रहे हैं और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरवंश कपूर की दिनचर्या अब विराम लेने को है। बहरहाल आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है अध्यक्ष महोदय, लोकसभा टीवी, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली 110001। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।